Good morning students and my dear friends. Today is 12th of May 2023 Friday. इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले अगर आपको बिजनेस स्टैंडर्ड और मिंट की पीडीएफ चाहिए तो आप इनकी रिस्पेक्टिव वेबसाइट पर ज्वाइन कर सकते हैं। दोनों का ही लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। इसके अलावा आप मुझे टेलीग्राम चैनल, ट्विटर, रिसर्चगेट, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। इस टेलीग्राम चैनल पर डेली फाइनेंशियल एक्सप्रेस की फुल फ्री पीडीएफ अपलोड होती है। इसके अलावा इसी टेलीग्राम चैनल पर आपको बिजनेस स्टैंडर्ड, मिंट और इकोनॉमिक टाइम्स की न्यूज़ हेडलाइंस की एक सेपरेट नोटिफिकेशन भी मिल जाती है। रिकमेंडेड प्ले स्पीड है इस वीडियो की 1.25x। थॉट ऑफ द डे इज सक्सेस इज नेवर एक्सीडेंटल। और आज के मिंट पेपर की अप्रॉक्सीमेटली 10 इंपॉर्टेंट न्यूज़ हेडलाइंस हैं। बिजनेस स्टैंडर्ड की अप्रॉक्सीमेटली 11 इंपॉर्टेंट न्यूज़ हेडलाइंस हैं और आज के डिस्कशन में हम 12 न्यूज़ आर्टिकल्स कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला आर्टिकल जो कि मिंट के पेज नंबर 1 पर दिया हुआ है। गवर्नमेंट स्कैन्स चाइना फर्म्स एक्सप्लॉइटिंग ईवी सोप्स लूपहोल्स। इफ़ यू आर लिटिल बिट अवेयर अबाउट द FDI पॉलिसी और आप रेगुलरली अगर ये चैनल फॉलो कर रहे हैं तो पैंडेमिक के ड्यूरेशन में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2020 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक FDI को लेकर के स्पेशली ऐसा FDI जो कि इंडिया के बॉर्डरिंग नेशन से आता है, उस FDI को लेकर के कुछ रेगुलेशंस लाए थे बेनिफिशियल ओनरशिप स्टेटस को लेकर के। और एक जो इम्पोर्टेंट क्लॉज उसमें था, उसमें ये था कि जो भी FDI या जो भी इन्वेस्टमेंट इंडिया के बॉर्डरिंग नेशन से आएगा उसे पहले गवर्नमेंट का अप्रूवल लेना पड़ेगा। और ये जो मेजर गवर्नमेंट ने लिया था 2020 में पैंडेमिक के ड्यूरेशन में इज़ जस्ट टू अवॉइड द चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट डोमिनेटिंग द इंडियन स्टार्टअप्स। और जो चाइनीज़ कंपनीज है जो इनडायरेक्टली इंडिया के इकोसिस्टम, स्टार्टअप इकोसिस्टम पर और मार्केट को डोमिनेट कर रही थी, इस पर्टिकुलर को अवॉइड करने के लिए, इस पर्टिकुलर सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए गवर्नमेंट ने 2020 में FDI इन्वेस्टमेंट और इन्वेस्टमेंट रिलेटेड ई पॉलिसी नॉर्म लाया था। अब रिसेंटली क्या हो रहा है, कई सारी जो चाइनीज़ कंपनीज़ हैं वो कोशिश कर रही हैं कि जो क्लॉज आया था, जो ये पॉलिसी आई थी 2020 में, इसमें क्या क्या लूप होल्स हैं और कैसे उन लूप होल्स को एक्सप्लॉइट किया जा सकता है इंडिया में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। और स्पेशली EV सेगमेंट में, EV मीन्स इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट। तो कई सारी जो चाइनीज़ कंपनीज़ हैं वो इंडियन कंपनीज़ या फॉरेन जो अदर कंपनीज़ हैं उनके साथ टाई करके वहाँ से रूट अडॉप्ट करके इंडिया में इन्वेस्टमेंट करें। यानी अगर चाइनीज़ कंपनीज़ हैं उन्हें इंडिया में इन्वेस्टमेंट करना है स्पेशली EV सेगमेंट में, तो वो कंपनीज़ पहले किसी थर्ड कंट्री, सी कंट्री में किसी कंपनी से टाई अप कर रही हैं और उसके थ्रू इंडिया में इन्वेस्टमेंट कर रही हैं, क्योंकि डायरेक्ट चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट अलाउ नहीं है विदाउट द अप्रूवल। तो उसी सारी जितनी चाइनीज़ कंपनीज़ को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आइडेंटिफाई कर रही है, स्कैन कर रही है, जो कि उस पॉलिसी लूप होल्स को यूज़ करके इंडिया में EV सेगमेंट में इन्वेस्ट कर रही है इन ऑर्डर टू गेट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्सिडी एंड अदर टैक्स इंसेंटिव्स एंड बेनिफिट्स। और इसी के लिए डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में DPIIT भी बोलते हैं, स्क्रूटिनाइजिंग द चाइनीज़ ऑटोमोबाइल्स कंपनीज having ties with the suspected Indian proxy partners as well as the foreign proxy partners, especially in EV segment. अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 2 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 1 ऑफ मिंट पेपर। गवर्नमेंट में बैक ग्रीन शिप्स पोर्ट विद VGF। तो उस न्यूज़ को समझने के लिए सबसे पहले ये टर्म समझना ज़रूरी है, तो जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। बेसिकली VGF क्या होता है? VGF स्टैंड्स फॉर वायबिलिटी गैप फंडिंग। इट मीन्स इट इज़ बेसिकली अ ग्रांट और more importantly a one-time grant or deferred or provided under various scheme with the objectives of making a particular project commercially viable, financially viable। और बेसिकली ये इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में गवर्नमेंट VGF फंडिंग करती है और VGF फंडिंग के लिए कई सारे स्कीम्स भी गवर्नमेंट ने लॉन्च किए हैं। और इंफ्रास्ट्रक्चर में ही क्यों? क्योंकि हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट होता है, जो भी फंडिंग की रिक्वायरमेंट होती है वो लॉन्ग टर्म होती है। और जनरली इन्वेस्टर्स जो होते हैं वो शॉर्ट टर्म से मीडियम टर्म इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज प्रेफर करते हैं इन ऑर्डर टू इन्वेस्ट देयर मनी एंड गेट रिटर्न। एंड दैट इज़ वाई इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में फंडिंग को लेकर के बहुत ज़्यादा चैलेंजेस होते हैं। कभी कभी ये जो फंडिंग रिक्वायरमेंट 20 से 50 साल तक चलती है, तो इतना लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जो होता है वो बहुत कम इन्वेस्टर्स करना प्रेफर करते हैं। और इसीलिए गवर्नमेंट ने VGF फंडिंग की कई सारी स्कीम्स जो हैं गवर्नमेंट ने लाई हैं स्पेशली इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, जहाँ पर गवर्नमेंट जो है वायबिलिटी गैप फंडिंग के थ्रू या तो वन टाइम ग्रांट देती है या तो उसको डिफर कर देती है कि आगे आने वाले टाइम में प्रोजेक्ट कंप्लीशन के समय उसको
दिया जाएगा, जिससे कि ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जो कि फाइनेंशियली वायबल नहीं होते प्राइवेट सेक्टर्स के लिए, कॉन्ट्रैक्टर के लिए, वो फाइनेंशियली वायबल हो जाएं और उसमें प्राइवेट सेक्टर और जो अदर प्लेयर्स हैं वो इन्वेस्ट करें और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो। अब देख लेते हैं न्यूज़ क्या है। द यूनियन गवर्नमेंट मे प्रोवाइड financial incentives to whom? For eco-friendly shipping vessels and port project to promote the sustainability and carbon transition। अगर आपने कल की न्यूज़ फॉलो करी है तो कल की न्यूज़ में हमने डिस्कस भी किया था कि गवर्नमेंट ने पोर्ट और शिपिंग सेक्टर के लिए किस तरीके से ग्रीन पोर्टल और ग्रीन पोर्ट गाइडलाइंस हरित सागर स्कीम लाई थी, जहाँ पर गवर्नमेंट का पर्पस था कि पोर्ट, शिपिंग, कंटेनर, इन सारे सेक्टर्स में ग्रीन, क्लीन और सस्टेनेबल एनर्जी कंजप्शन को प्रमोट किया जा सके। तो उस न्यूज़ को कल हमने कवर किया था। अगर आपने कल की एनालिसिस नहीं सुनी है तो उस एनालिसिस को सुन लीजिए, बिकॉज दैट पर्टिकुलर गाइडलाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अब देख लेते हैं आज की न्यूज़ में क्या। आज की न्यूज़ में गवर्नमेंट ने फाइनेंशियल इंसेंटिव प्रोवाइड करने की बात कही है। किसको फाइनेंशियल इंसेंटिव प्रोवाइड करने की बात कही है? इको फ्रेंडली शिपिंग वेसल्स और पोर्ट प्रोजेक्ट्स जो कि सस्टेनेबिलिटी और कार्बन ट्रांजिशन को लेकर के डेवलप किए जा रहे हैं। इट मीन्स ऐसे पोर्ट प्रोजेक्ट्स, ऐसे शिपिंग वेसल प्रोजेक्ट्स जो कि सस्टेनेबल हैं, जिससे कम कार्बन एमिशन हो रहा है, जो कि ग्रीन क्लीन एनर्जी को यूज कर सकते हैं। तो दिस प्लान विल बी द एक्सटेंशन ऑफ हरित सागर और ग्रीन पोर्ट गाइडलाइन दैट वी हैव डिस्कस्ड यस्टरडे। और इसको किसने लॉन्च किया था? शिपिंग मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया था। और द इंसेंटिव फॉर सो कॉल्ड ग्रीन शिप स्कीम मे बी इंक्लूडेड और मे बी इंक्लूड वायबिलिटी गैप फंडिंग। इट मीन्स ये जो नई स्कीम आई है ग्रीन शिप स्कीम, इसको नाम दिया है गवर्नमेंट ने, और इसमें VGF फंडिंग, टैक्स ब्रैकेट्स, रीबेट्स, प्रायोरिटी फॉर ग्रीन शिप एट पोर्ट, इस तरह के मेजर्स गवर्नमेंट ने लिए हैं। तो स्पेशली फंडिंग के अलावा गवर्नमेंट ने टैक्स रिबेट भी ऑफर किया है। प्रायोरिटी बेसिस पर जो ग्रीन शिप्स हैं उनको पोर्ट में प्लेस दिया जाएगा। इस तरह के कई सारे मेजर्स गवर्नमेंट ने लिए हैं जिससे कि इको फ्रेंडली शिपिंग वेसल्स और पोर्ट प्रोजेक्ट्स जो हैं वो प्रमोट किए जा सके। और जो गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव है हरित सागर और ग्रीन पोर्ट गाइडलाइंस, वो सिग्निफिकेंटली इंप्लीमेंट होकर के अचीव हो पाए। तो जो ऑफिशियल्स हैं उनका ये कहना है कि जो वायबिलिटी गैप फंडिंग और जो टैक्स इंसेंटिव्स, टैक्स ब्रैकेट, टैक्स रिबेट गवर्नमेंट ऑफर कर रही है ग्रीन शिप स्कीम के तहत, डेफिनेटली इस पर्टिकुलर स्कीम से जो पोर्ट में जो कंपनीज हैं, जो शिपिंग कंपनीज हैं, वो ग्रीन पोर्ट के डेवलपमेंट को लेकर के अपना कंट्रीब्यूशन करेंगी। कंपनीज जो हैं वो इको फ्रेंडली शिपिंग वेसल्स और पोर्ट्स को प्रेफर करेंगी इन ऑर्डर टू गेट द मोर इंसेंटिव फ्रॉम द गवर्नमेंट, इन ऑर्डर टू गेट द VGF फंडिंग फ्रॉम द गवर्नमेंट। और इसके अलावा डेफिनेटली उन्हें बोर्डिंग, लोडिंग, अनलोडिंग में भी जो क्यू होती है उसमें प्रायोरिटी बेसिस पर पहले डॉक दिया जाएगा। इट मीन्स ऐसे शिपिंग कंपनीज या ऐसे कार्गो शिप्स जो कि ग्रीन हैं, जो कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए यूज़ हो रहे हैं, बट दे आर इको फ्रेंडली शिपिंग वेसल्स, दे आर इको फ्रेंडली शिप्स और पोर्ट शिप्स, उनको प्रायोरिटी बेसिस पर पोर्ट में डॉक दिया जाएगा अगर वो ग्रीन फ्यूल को, क्लीनर फ्यूल को यूज़ करते हैं। So port equipped to supply power to dock vessel will also be eligible for these incentives। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ शिपिंग वेसल्स या जो अदर पोर्ट प्रोजेक्ट्स हैं या जो व्हीकल है केवल उन्हीं को ये सारे इंसेंटिव दिए जाएंगे। ऐसे पोर्ट जो कि पावर सप्लाई करेंगे डॉक्ड वेसल को, उनको भी इस पर्टिकुलर इंसेंटिव में प्लेस दिया गया। इट मीन्स अगर वो भी ग्रीन और क्लीनर एनर्जी यूज़ कर रहे हैं तो वो भी इस पर्टिकुलर ग्रीन शिप स्कीम के तहत एलिजिबल होंगे। हालांकि अभी ये इंसेंटिव स्कीम किस तरीके से इंप्लीमेंट करी जाएगी इसको लेकर के फाइनलाइजेशन नहीं हुआ है, बट इन कंटिन्यूएशन विद हरित सागर और ग्रीन पोर्ट गाइडलाइन, गवर्नमेंट हैज टुडे लॉन्च वन न्यू स्कीम, दैट इज ग्रीन शिप स्कीम। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 3 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 1 ऑफ मिंट पेपर। सॉफ्ट बैंक फंड लॉसेस $32 बिलियन ओवर वीक स्टार्टअप वैल्यूज। तो सॉफ्ट बैंक ग्रुप का जो विजन फंड यूनिट है उसने एनुअल लॉस रिकॉर्ड किया है, या हम बोल सकते हैं रिकॉर्ड एनुअल लॉस जो है वो रिपोर्ट किया है। अब ये सडनली सॉफ्ट बैंक के बारे में अगर हम बात करें तो बेसिकली ये वेंचर कैपिटलिस्ट की तरह काम करते हैं, बोल सकते हैं प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स की तरह काम करते हैं, जो डिफरेंट स्टार्टअप्स हैं उनमें इन्वेस्ट करते हैं। तो सॉफ्ट बैंक इज़ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट इन्वेस्टर्स इन केस ऑफ स्टार्टअप्स को बहुत फंडिंग ये करते हैं और उससे वहाँ पर प्रॉफिट जनरेट करते हैं। तो सॉफ्ट बैंक कहाँ का बैंक है आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके बताइए। आप देख लेते हैं न्यूज़ का। तो बेसिकली जो सॉफ्ट बैंक का विजन फंड यूनिट है उसने रिकॉर्ड एनुअल लॉस रिपोर्ट किया। उसका रीज़न सडनली ये लॉस अगर हम देखें तो क्यों आ गया, तो बिकॉज ऑफ द ग्लोबल स्टॉक मार्केट रीबाउंड
Because of the sudden global crisis, this particular loss has been incurred by the SoftBank Group. तो जो विजन फंड यूनिट है उसने अप्रॉक्सीमेटली $32 बिलियन का लॉस रजिस्टर किया है बाय द एंड ऑफ मार्च, यानी फाइनेंशियल ईयर 23 का डेटा है। फाइनेंशियल ईयर 23 में सॉफ्ट बैंक कॉरपोरेशन का जो विजन फंड यूनिट है उसने $32 बिलियन का लॉस रजिस्टर किया है। हालांकि ऐसा पहली बार नहीं है कि सॉफ्ट बैंक ने ये लॉस रजिस्टर किया है। इससे पहले यानी जो फाइनेंशियल ईयर 22 था उसमें भी सॉफ्ट बैंक ने लॉस रजिस्टर किया था विद दिस अमाउंट, लेकिन 23 में ये जो लॉस है वो डबल हो गया है। और कहा जाता है कि जब से इस सेगमेंट में सॉफ्ट बैंक ने अपना बिजनेस लाया, जब से सॉफ्ट बैंक ने इस पर्टिकुलर विजन फंड यूनिट को स्टैब्लिश किया है सिंस 2017, तब से ये पर्टिकुलर यूनिट जो है वो लॉस में ही है। लेकिन इस फाइनेंशियल ईयर 23 फाइनेंशियल ईयर में जो लॉस है वो रिकॉर्ड हाई पॉइंट पर पहुंच गया है। हालांकि अगर कुछ इंडाइसेस को देखें, नैस्डैक को देखें, नैस्डैक 100 के इंडाइसेस को देखें, तो थोड़ा बहुत गेन हमें सॉफ्ट बैंक के जो इन्वेस्टमेंट है उनके शेयर प्राइसेस में देखने को मिला। बट ओवरऑल अगर मोस्ट ऑफ द विजन फंड पोर्टफोलियो फर्म्स को देखें तो वो अभी भी जो लास्ट ईयर जो स्टॉक मार्केट बर्न हुआ है उससे अभी भी वो रिकवर नहीं कर पाई हैं। मैनी ऑफ द प्राइवेटली हेल्ड कंपनीज दैट सॉफ्ट बैंक इन्वेस्टेड इनटू आर नॉट येट प्रॉफिटेबल एज पर द IPO मार्केट डेटा। तो डेफिनेटली जिन कंपनियों में इन्वेस्ट किया है प्राइवेट कंपनियों ने सॉफ्ट बैंक में, उनका वैल्यूएशन डाउन हो रहा है और जो कंपनी के जो इन्वेस्टमेंट है उसमें कंपनी को या बैंक को लॉस हो रहा है। तो कई सारे जो इन्वेस्टर्स हैं उनका ये भी कहना है कि जिस तरीके से स्टॉक मार्केट डाउन हुआ है लास्ट ईयर के स्टॉक मार्केट के शॉक से अभी भी सॉफ्ट बैंक का इन्वेस्टमेंट जो है वो रिकवर नहीं कर पाया। आगे आने वाले टाइम में कि जो सॉफ्ट बैंक है, जो सॉफ्ट बैंक की यूनिट है विजन बैंक यूनिट, उसको और ज़्यादा लॉस देखने को मिल सकता है एज पर द इंडिपेंडेंट एनालिस्ट और एक्सपर्ट। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। अडानी आईज $2.5 billion in private placements. So Adani Group is considering a plan to raise approximately $2.5 billion by selling the share in 4 groups company. तो अडानी ग्रुप की जो 4 कंपनीज हैं उनमें कुछ शेयर को सेल करके अडानी ग्रुप फिलहाल के लिए 2.5 यानी $2.5 बिलियन का फंड रेज करना चाह रहा है। तो फाइनली 3 महीने के बाद जब उसने अडानी ने अपना FPO का जो ऑफर था वो वापस ले लिया था बिकॉज ऑफ द हिंडनबर्ग रिपोर्ट, अब उसके 3 महीने के बाद अडानी ग्रुप जो है वो फिर से प्लान कर रहा है अपने शेयर्स को प्राइवेटली प्लेस करने के लिए। तो ऐसी कौन सी 4 कंपनीज है जिनके शेयर्स जो हैं वो मार्केट में फ्लोट किए जाएंगे या प्राइवेटली प्लेस किए जाएंगे? तो अडानी एंटरप्राइजेस, अडानी ग्रीन एनर्जी एंड अडानी ट्रांसमिशन एंड अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड। हालांकि इसमें से 3 कंपनीज ऑलरेडी अपना प्लान जो है वो अनाउंस कर दिया है, जो कि हम देख सकते हैं यहाँ पर लिस्टेड है। इफ़ यू वांट यू कैन जस्ट हैव द ग्लिम्स ऑफ इट। बहुत ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है। फिलहाल के लिए इतना इंपॉर्टेंट है कि अडानी ग्रुप जो है वो 2.5 बिलियन का फंड रेज करने जा रहा है थ्रू प्राइवेट प्लेसमेंट। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। HC क्वेश्चंस DGGI's ₹21K crore टैक्स डिमांड फ्रॉम गेम्सक्राफ्ट। सो केरला हाई कोर्ट ने, HC स्टैंड्स फॉर हाई कोर्ट, केरला हाई कोर्ट ने थर्सडे को डायरेक्टरेट जनरल ऑफ GST इंटेलिजेंस, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में DGGI भी बोलते हैं, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ GST इंटेलिजेंस, तो DGGI का ऑर्डर जो है वो क्वैश कर दिया है। कौन सा ऑर्डर क्वैश कर दिया है? जहां पर डायरेक्टरेट जनरल ऑफ GST इंटेलिजेंस ने 21,000 करोड़ का टैक्स डिमांड किया था। किससे? गेम्सक्राफ्ट से। तो बेंगलोर बेस्ड जो गेम्सक्राफ्ट कंपनी है उससे अप्रॉक्सीमेटली 21,000 करोड़ का GST जो है वो DGGI ने डिमांड किया था 8 सितंबर को, जहां पर कंपनी जो गेमिंग स्टार्टअप कंपनी है उसको ये बोला गया था या उस पर ये एलिगेशन लगाए गए थे कि उसने मिस क्लासीफाई किया है अपनी जो सर्विसेज प्रोवाइड करता है गेम्सक्राफ्ट, उस सर्विसेज को मिस क्लासीफाई किया है इन ऑर्डर टू अवॉइड द टैक्स। तो एलिज द गेमिंग स्टार्टअप्स मिस क्लासीफाइड इट्स ऑफरिंग एज अ सर्विस इंस्टेड ऑफ फाइलिंग फॉर एक्शनेबल क्लेम्स, और उसी को लेकर के 40 टाइम्स क्वांटम का 40 टाइम्स ज़्यादा जो है वो टैक्स लाइबिलिटी जो है वो DGGI ने इम्पोज करी थी गेम्सक्राफ्ट पर। उसी को लेकर के केरला हाई कोर्ट ने फिलहाल के लिए इस ऑर्डर को क्वैश कर दिया और लॉयर्स और जो गेम इंडस्ट्री के एग्जीक्यूटिव थे उन्होंने हाई कोर्ट के इस ऑर्डर को वेलकम किया। अब देख लेते हैं बिजनेस स्टैंडर्ड के आर्टिकल नंबर 6 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 4 ऑफ बिजनेस स्टैंडर्ड सेंटर सीक्स टू एड्रेस स्टेट ब्लॉक टैरिफ वरी। तो अगर आप रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं चैनल तो आपको पता होगा रिसेंटली हमने WTO के वर्डिक्ट के बारे में डिस्कस किया था, जहां पर WTO ने इंडिया के अगेंस्ट रूलिंग दी थी किस पर्टिकुलर एस्पेक्ट में, जो IT इंपोर्ट होता है उसमें जो टैक्सेस लगते हैं उसको लेकर के, जो इंडिया की जो IT टैरिफ पॉलिसी है उसको WTO ने
WTO के ट्रेड प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट बताया था और इंडिया को बोला था कि जल्दी ही उस तरह के जो टैरिफ्स हैं, जो अननेसेसरी टैक्स है IT प्रोडक्ट्स पर, वो इंडियन गवर्नमेंट जो है हटा दे। तो उसी पर्टिकुलर वर्डिक्ट के बाद एक हफ्ते बाद गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड इंगेजिंग विद यूरोपियन यूनियन बायलैटरली। तो जो बेसिकली जो अदर पार्टीज थी जो इंडिया को ड्रैग करके ले गई थी WTO के फोरम में ऑन इम्पोर्ट ड्यूटी इशूज ऑन IT प्रोडक्ट, उन सारी कंट्रीज से इंडिया जो है, इंडियन गवर्नमेंट जो है वो बायलैटरली नेगोशिएट कर रही है। और स्पेशली यहाँ पर जब बात करें तो यूरोपियन यूनियन की बात हो रही, EU की बात हो रही, तो गवर्नमेंट ने फिलहाल के लिए EU से बायलैटरल नेगोशिएशन स्टार्ट कर दिया है। और गवर्नमेंट का ये मानना है कि जो EU नेशन है या जो EU कम है और जो EU ब्लॉक है, ये बेसिकली बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं करेगा इंडिया के IT टैरिफ से। तो ये कैसा IT टैरिफ? इंडिया ने अपनी डोमेस्टिक IT इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए, सेव करने के लिए जो IT इंपोर्ट आता है उस पर एक्सेस इंपोर्ट ड्यूटी लगाई है, ऐसा कहना था EU, जापान और अदर कंट्रीज है जो कि इंडिया को ड्रैग करके ले गए थे। अब इंडिया के अगेंस्ट चूंकि वर्डिक्ट आया है WTO में, तो इंडिया जो है अब अदर कंट्रीज जो अदर पार्टी कंट्रीज है उनके साथ बायलैटरली नेगोशिएट कर रहा है और उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप पर जो आपके यहाँ से जो हमारे यहाँ इंपोर्ट होता है या आपकी कंट्रीज जो हम IT प्रोडक्ट्स इंपोर्ट करते हैं उस पर जो टैक्स लगेगा उससे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आपको नहीं पड़ने वाला, कंसीडरिंग दैट द इनबाउंड शिपमेंट ऑफ IT प्रोडक्ट्स सच एज मोबाइल फोन्स, टेलीफोन हेडसेट among other such products from the trade block is not very high। तो बेसिकली EU को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये समझा रही है कि आपके यहाँ से हम बहुत ज़्यादा IT इंपोर्ट नहीं करते, आपकी कंपनीज हमें बहुत ज़्यादा सेल नहीं करती, यू आर नॉट अ वेरी इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग पार्टनर इन केस ऑफ IT प्रोडक्ट। तो अगर हम IT सर्विसेज पर या IT प्रोडक्ट्स पर कोई भी टैरिफ लगा रहे हैं तो उसका इम्पैक्ट आपकी कंपनीज पर बहुत ज़्यादा नहीं पड़ेगा। और इसको लेकर के कॉमर्स डिपार्टमेंट ने डेटा भी कंपाइल किया था और उस डेटा के अकॉर्डिंग जो EU का शेयर है इंडिया के टोटल इंपोर्ट्स में, किस इंपोर्ट्स में? इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ICT प्रोडक्ट्स का जो इंपोर्ट इंडिया करता है उसमें EU की कंपनी का जो शेयर है वो केवल 3% का है एज ऑफ 2022। यानी केवल $550 मिलियन का इंपोर्ट जो है EU कंपनीज करती हैं इन केस ऑफ ITC प्रोडक्ट्स। और इसीलिए EU को इस पर्टिकुलर ITC टैरिफ से बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला, बहुत ज़्यादा उसको लॉस नहीं होने वाला। और ऐसा कहा जा रहा है कि जो इशू है ITC का वर्डिक्ट जो आया है WTO का, इसको लेकर के इंडिया और EU की जो नेक्स्ट मीटिंग हो रही है, इंडिया EU ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल, उसमें ये इशू इंडिया और ज़्यादा डीपली जो है वो डिस्कस करेगा यूरोपियन यूनियन कंट्री। सो दिस इज अ बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन EU एंड इंडिया। तो यूरोपियन यूनियन ने बोला था कि इंडिया जो है अप्रॉक्सीमेटली 7.5 to 20% इम्पोर्ट टैरिफ जो है वो इम्पोज करता है IT प्रोडक्ट्स पर। IT प्रोडक्ट्स कौन? मोबाइल फोन्स हो गए, टेलीफोन हेडसेट हो गए। और इसी को लेकर के EU जैसे और जापान और अदर कंट्रीज इंडिया को WTO के फोरम में ले गए थे, जहाँ पर इंडिया के अगेंस्ट वर्डिक्ट हुआ। और अब इंडिया बायलैटरली नेगोशिएट कर रहा है, इन कंट्रीज को कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है कि उस इंडिया की जो नई ITC टैरिफ पॉलिसी है उससे उनका इंपोर्ट बहुत ज़्यादा अफेक्ट नहीं करेगा, कंट्रीज को बहुत ज़्यादा लॉस नहीं होगा। लेट्स सी कि अदर कंट्रीज कन्विंस होते हैं कि नहीं। आप देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 7 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 4 ऑफ बिजनेस स्टैंडर्ड। GST इनवॉइसिंग मस्ट फॉर बिजनेस विद टर्नओवर ऑफ ₹5 करोड़ एंड मोर। तो ऐसे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, ऐसे बिजनेस हाउसेस जिनका टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा है, अब उनके लिए ये ऑब्लिगेटरी होगा, मैंडेटरी होगा कि वो इनवॉइस जनरेट करें, स्पेशली फॉर B2B ट्रांजैक्शंस। तो ऐसे जितने भी B2B ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं जिन कंपनीज का टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा है, अब उन कंपनीज को इनवॉइसिंग जनरेट करने पड़ेगा अंडर GST टैक्स और ये एप्लीकेबल हो जाएगा अगस्त 1 से। करंटली जो इनवॉइस है वो केवल 10 करोड़ से ऊपर की कंपनीज के लिए एप्लीकेबल। इट मीन्स ऐसी कंपनीज जिनका टर्नओवर 10 करोड़ से ज़्यादा है उनके लिए एप्लीकेबल है। बट 1 अगस्त से अब ये 5 करोड़ से ऊपर की जितनी भी कंपनीज हैं, यानी ऐसी कंपनीज जिनका टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर है, उनके लिए भी एप्लीकेबल हो जाएगा एज पर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस नोटिफिकेशन ऑन वेडनेसडे। बट हाँ, यहाँ पर जो की पॉइंट है वो है केवल B2B सप्लाईज के लिए, B2C सप्लाईज के लिए। नोटिस B2B बिजनेस टू बिजनेस जो सप्लाई होते हैं, जो ट्रांजैक्शंस होते हैं, केवल उनके लिए इनवॉइसिंग है जो कंपलसरी है। अगर B2C जो ट्रांजैक्शंस हैं उनके लिए अभी ऐसा कोई भी नोटिफिकेशन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने नहीं नोटिफाई किया है।
अब दूसरा क्वेश्चन कि ये क्यों सडनली मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने ये थ्रेशोल्ड जो है ई इन्वॉइसिंग का इसको क्यों लोअर किया है। इसका सीधा पर्पस है गवर्नमेंट ज़्यादा से ज़्यादा डिजिटलाइज करना चाह रही है हायर वॉल्यूम का ट्रांजेक्शन। क्योंकि अगर हम B2B ट्रांजेक्शंस को देखें तो ये छोटे छोटे वॉल्यूम्स में नहीं होते, 10-15 रुपये, 20 रुपये, 100 रुपये, 2000 रुपये के नहीं होते। जनरली ये लाख्स में, करोड़्स में ट्रांजेक्शन्स होते हैं। तो गवर्नमेंट का पर्पस है कि जो बड़े बड़े ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं उनको डिजिटलाइज किया जाए। उससे क्या होगा, ट्रांसपेरेंसी इंप्रूव होगी सेल्स रिपोर्टिंग में, और जो एरर हैं, मिसमैच हैं, वो रिड्यूस होंगे। ऑटोमेटेड डेटा एंट्री होगी। कंप्लायंसेस, जीएसटी कंप्लायंसेस जो हैं वो इंप्रूव होंगे। जीएसटी में जो इनपुट टैक्स क्रेडिट में जो फ्रॉड हो रहे हैं वो फ्रॉड रिड्यूस होंगे। तो इन सारे पर्पसेस को इंश्योर करने के लिए डिजिटलाइजेशन इन द ट्रांजैक्शन सो दैट ट्रांसपेरेंसी कैन बी इम्प्रूव्ड, एरर्स और मिसमैच कैन बी मिनिमाइज, ऑटोमेटेड डेटा एंट्री विल बी इन वर्क, कंप्लायंसेस इंप्रूव होगा। फ्रॉड के केसेस स्पेशली इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है उसमें हमें फ्रॉड के केसेस कम देखने को मिलेंगे। एंड दैट इज वाई अंडर जीएसटी ई इनवॉइसिंग इज बीइंग मैंडेटरी फॉर कंपनीज हैविंग द टर्नओवर मोर देन 5 करोड़। हालांकि अगर आप हिस्ट्री देखें तो सबसे पहले जो अक्टूबर 1 में जो ये लिमिट थी, जो थ्रेशोल्ड लिमिट थी, 500 करोड़ की थी। फिर इसको रिड्यूस करके 10 करोड़ कर दिया गया, 100 करोड़ कर दिया गया, फिर इसको रिड्यूस करके 10 करोड़ कर दिया गया। अब गवर्नमेंट ने इसको 5 करोड़ कर दिया गया है या कर दिया है। तो धीरे धीरे गवर्नमेंट जो है इस थ्रेशोल्ड को रिमूव करी, 500 करोड़ से 100 करोड़, 100 करोड़ से 10, 10 से 5। तो ये जो थ्रेशोल्ड लिमिट है धीरे धीरे गवर्नमेंट रिड्यूस कर रही है जस्ट टू ब्रिंग मोर एंड मोर ट्रांजैक्शन अंडर द गवर्नमेंट लेंस और अंडर द डिजिटल फ्रेमवर्क। और हो सकता है आगे आने वाले टाइम में जो 5 करोड़ का थ्रेशोल्ड है ये और भी रिड्यूस कर दिया जाए। तो गवर्नमेंट ज़्यादा से ज़्यादा कंप्लायंसेस इंश्योर करना चाह रही है एंड दैट इज़ वाई गवर्नमेंट जो है वो डिजिटल ट्रांजैक्शंस को प्रमोट कर रही है और ई वे बिल जो ई इन्वॉइसिंग है उसको और ज़्यादा प्रमोट कर रही है। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 8 दैट इज ऑल्सो गिवन ऑन पेज नंबर 4 ऑफ बिजनेस स्टैंडर्ड। स्टार्टअप रजिस्ट्रेशन नियर 100K मार्क, नंबर ऑफ न्यू वेंचर्स सर्ज सिंस कोविड। तो ये कोई न्यूज़ नहीं, बेसिकली ये डेटा है जहाँ पर इंडिया में कितना स्टार्टअप रजिस्ट्रेशन हुआ है उसको लेकर के एक डेटा प्रेजेंट किया गया है। तो अगर हम देखें द नंबर ऑफ गवर्नमेंट रजिस्टर्ड स्टार्टअप्स इन रिसेंट टाइम हैज़ इंक्रीज टू 6 फिगर मार्क्स, अप्रॉक्सीमेटली 98,927 गवर्नमेंट रजिस्टर्ड स्टार्टअप हैं एज ऑफ May 9। और ये डेटा किसने पब्लिश किया है, एज पर द डेटा पब्लिश्ड बाय स्टार्टअप इंडिया वेबसाइट। तो स्टार्टअप इंडिया की जो वेबसाइट है उसके अकॉर्डिंग 98,927 रजिस्टर्ड स्टार्टअप हैं इंडिया में। इंडिया हैज़ एडेड अप्रॉक्सीमेटली 12,214 स्टार्टअप, 12,214 स्टार्टअप जो हैं केवल और केवल 2023 में रजिस्टर्ड हुए हैं एज पर स्टार्टअप इंडिया वेबसाइट। और दिसंबर 2022 यानी लास्ट दिसंबर तक ये केवल 86,713 स्टार्टअप थे। तो हम देखें अभी इस कैलेंडर ईयर में अभी 12,000 स्टार्टअप जो हैं वो रजिस्टर हो चुके हैं। एंड दिस मीन्स दैट इंडिया एडेड स्टार्टअप्स एट अ रेट ऑफ ओवर 90 अ डे, मतलब एक दिन में 90 स्टार्टअप जो हैं वो रजिस्टर हो रहे हैं अगर इस डेटा के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन किया जाए एवरेज का। अब क्वेश्चन ये होता है कि बहुत सारे स्टार्टअप्स होने तो ये रजिस्ट्रेशन की सडनली रजिस्ट्रेशन का जो नंबर है क्यों बढ़ता हुआ दिख रहा है, स्पेशली पैंडेमिक के बाद से। तो एक रीसेंट गवर्नमेंट ने स्कीम लाई थी जहाँ पर गवर्नमेंट ने बोला था कि ऐसे जितने भी रजिस्टर्ड स्टार्टअप हैं, स्पेशली जो डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री और इंटरनल ट्रेड DPIIT में रजिस्टर्ड है, वो उनके लिए एंजल टैक्स जो है उसका प्रोविजन नहीं होगा था। एंजल टैक्स इज व्हेन गवर्नमेंट इम्पोज अ टैक्स ऑन इन्वेस्टमेंट दैट स्टार्टअप्स रिसीव। तो ऐसे स्टार्टअप्स जो कि DPIIT में रजिस्टर्ड हैं उनको गवर्नमेंट बेसिकली कुछ एंजल टैक्स में रिलैक्सेशन देती है। दैट इज वाई ऐसा कहना है कि जो स्टार्टअप्स का रजिस्ट्रेशन है वो इंक्रीज हो रहा है। एंड द टैक्स डिपार्टमेंट रिपोर्टेडली सॉ द एंजल टैक्स एज अ मेजर टू प्रिवेंट द मनी लॉन्ड्रिंग यूजिंग द इन्फ्लेटेड स्टार्टअप वैल्यूएशन। और डिपार्टमेंट ऑफ जो टैक्स डिपार्टमेंट है वो एंजल टैक्स को यूज करता है मनी लॉन्ड्रिंग को अवॉइड करने के लिए। गवर्नमेंट ने बोला है कि अगर आप हमारे में रजिस्टर करेंगे तो वी विल प्रोवाइड सर्टेन एग्जम्पशन, सर्टेन रिलैक्सेशन फ्रॉम दीज एंजल टैक्स। सो दिस इज द स्टार्टअप वॉच राइजिंग रजिस्ट्रेशन 2017 से लेकर के 2023 तक का डेटा दिया हुआ, ईयर बाय ईयर डेटा दिया हुआ है कि हर साल कितने कितने स्टार्टअप जो हैं वो इंडिया में रजिस्टर्ड हुए हैं। टॉप अगर एम्प्लॉयज़ की बात करें, यहाँ सेगमेंट की बात करें जहाँ सबसे ज़्यादा स्टार्टअप रजिस्टर हुए हैं तो IT सर्विसेज, हेल्थ केयर, एजुकेशन, एग्रीकल्चर एंड फूड एंड बेवरेज जैसे 5 टॉप सेक्टर्स हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा स्टार्टअप जो है वो अट्रैक्ट किया है। और अगर स्टेट वाइज देखें तो महाराष्ट्र, दिल्ली, कर्नाटका, गुजरात और यूपी 5 टॉप स्टेट्स हैं जहां पर स्टार्टअप सबसे ज़्यादा रजिस्टर्ड हुए हैं।
अब देख लेते हैं शॉर्ट न्यूज आर्टिकल्स। अडानी प्रमोटर्स वोंट टेक ऑन डेट टू फंड एक्सपेंशन। तो प्रमोटर्स ऑफ अडानी ग्रुप हैव डिसाइडेड कि वो फर्दर डेट नहीं रेज करेंगे, मतलब लोन नहीं लेंगे किसी भी तरह के एक्सपेंशन को फंड करने के लिए। अगर कंपनी अडानी ग्रुप जो है वो किसी भी तरह के एक्सपेंशन पर जा रहा है तो उसके लिए डेट या लोन नहीं लिया जाएगा ऑन देयर बुक टू फंड द कॉन्ग्लोमरेट एक्सपेंशन एंड ग्रोथ। तो बेसिकली एक नई रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी के तहत फिलहाल के लिए प्रमोटर्स ने क्लियरली बोल दिया, और अगर कंपनी को एक्सपेंड करना है तो देयर आर डिफरेंट मेजर्स बाय विच कंपनी कैन रेज द फंड। और जैसा कि अभी हमने मिनट में डिस्कस किया है कि $2.5 बिलियन का फंड रेज करने के लिए कंपनी जो है वो जो ग्रुप है वो 4 कंपनीज के स्टॉक्स को प्राइवेटली प्लेस कर रहा है। तो सीधे जो नॉन कोर बिजनेस है अडानी ग्रुप के उनको डाइवर्स्ट किया जाएगा, उस डाइवर्समेंट से फंड रेज करेगी कंपनी इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर डेट। ऐसा डिसीजन लिया है कंपनी के प्रमोटर्स ने अंडर न्यू रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी आफ्टर द हिंडनबर्ग रिपोर्ट। अब देख लेते हैं नेक्स्ट स्टेप, लेट्स गेट बिज रनिंग गो फर्स्ट IRP टू स्टार्ट। तो जो गो फर्स्ट के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं और ट्रिब्यूनल अपॉइंटेड जो इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल है जिनको हम RPs के नाम से भी जानते हैं शॉर्ट फॉर्म में, कौन है इस गो फर्स्ट का RP? अभिलाष लाल। तो इन दोनों ने ही एयरलाइंस के स्टाफ्स को बोला है कि जो एयरलाइंस है जो कंपनी है उसको ऑपरेशनल उसके बिजनेस को रनिंग रखा जाए। बहुत जल्दी कंपनी को रिवाइवल के लिए एक प्लान जो है वो NCLT ऑफर कर सकता है या जो अदर बिडर्स हैं वो ऑफर कर सकते हैं। तो बेसिकली दोनों ने ही जो गोफर्स्ट के CEO हैं और ट्रिब्यूनल अपॉइंटेड जो इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल्स हैं उन्होंने कंपनी के स्टाफ को बोला है कि लेट्स द बिजनेस रनिंग एज ऑफ नाउ। और हमने पहले भी डिस्कस किया था कि जो ऑपरेटर सर्टिफिकेट है उसको एक्टिव रखना चाहता है गोफर्स्ट जिससे कि उसको अच्छा वैल्यूएशन मिले इन केस ऑफ रेजोल्यूशन प्रोसीडिंग्स। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप, गवर्नमेंट नॉट इन फेवर ऑफ बैनिंग फॉरेन गेमिंग प्लेटफॉर्म्स। हालांकि अगर फॉरेन गेमिंग प्लेटफॉर्म्स की बात करें तो इनका पेनिट्रेशन इस समय बहुत ज़्यादा है ई मार्केट में। अगर CBIC को देखें तो CBIC फिलहाल के लिए इस तरह के जो फॉरेन गेमिंग प्लेटफॉर्म्स हैं उनको बैन करना चाहता है। CBIC स्टैंड फॉर सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम, और उसने मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी MITI को लिखा भी था और अदर मिनिस्ट्रीज को भी लिखा था कि देयर शुड बी द ब्लैंकेट बैन ऑन दीज फॉरेन गेमिंग प्लेटफॉर्म कंपनीज और फर्म्स बिकॉज दे आर कॉजिंग रिवेन्यू लॉसेस टू पब्लिक एक्सचेकर। पब्लिक को नुकसान हो रहा है क्योंकि जनरली एक तरह की जो कंपनीज हैं बहुत ज़्यादा टैक्स पे नहीं करती हैं और कई तरीके की जो टैक्स इवेजन प्रैक्टिसेस हैं वो भी यूज़ करती हैं इन ऑर्डर टू अवॉइड द टैक्स पेमेंट। और इनको रिटर्न रिक्वेस्ट देने के बाद भी इन कंपनीज ने अपने जो टैक्स पेमेंट्स हैं वो नहीं किए हैं एंड दैट इज़ वाई CBIC वांट्स ऑल दीज फॉरेन गेमिंग प्लेटफॉर्म कंपनीज टू बी बैन इन इंडिया। अब तो ये CBIC का पॉइंट ऑफ व्यू हो गया, लेकिन अगर हम बात करें गवर्नमेंट इज नॉट इन फेवर ऑफ बैनिंग दिस पर्टिकुलर फॉरेन गेमिंग प्लेटफॉर्म कंपनी। अप्रॉक्सीमेटली 200 ऑफशोर ऑनलाइन गेमिंग साइट्स हैं इंडिया में एंड गवर्नमेंट इज नॉट इन फेवर ऑफ द डिपार्टमेंट्स ऑफ रेवेन्यू रिकमेंडेशंस टू बैन दीज कंपनीज। गवर्नमेंट ने क्या लॉजिक दिया? गवर्नमेंट ने लॉजिक दिया कि अगर ये रेवेन्यू लॉस हो रहा है इंडिया को पब्लिक एक्सचेकर को तो ये कोई एक रीज़न नहीं हो सकता, लॉजिकल रीज़न नहीं हो सकता इन फॉरेन गेमिंग प्लेटफॉर्म को बैन करने के। सो दिस इज अ टैक्स टसल बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द CBIC। लेट अस सी वेदर दीज फॉरेन गेमिंग प्लेटफॉर्म्स विल गेट बैन और नॉट। अब देख लेते हैं नेक्स्ट, हुंडई टू इन्वेस्ट ₹20K करोड़ इन तमिलनाडु टू एक्सपेंड EV प्रोडक्शन। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल प्रोडक्शन को एक्सपेंड करने के लिए हुंडई जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 20,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है, FDI करने जा रहा है किस में? तमिलनाडु में। और ये हुंडई मोटर्स ने थर्सडे को अपना ये प्लान जो है वो अनाउंस किया है और उसके साथ ही एग्रीमेंट भी साइन कर लिया है तमिलनाडु गवर्नमेंट के साथ। तो 20,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा फॉर अपकमिंग 10 years फॉर एक्सपेंडिंग द इलेक्ट्रिक व्हीकल प्रोडक्शन एंड एसोसिएटेड इकोसिस्टम इन तमिलनाडु। और ऐसा कहा जा रहा है कि इससे 15,000 जॉब्स जो हैं वो क्रिएट करेगी कंपनी डायरेक्टली और 2,50,000 इनडायरेक्ट जॉब्स जो हैं वो क्रिएट होंगी उस पर्टिकुलर स्टेट्स में। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स। इफ यू वांट लेक्चर PDF, you can simply join Mint and Business Standard website. Like, share and subscribe. Thank you. Have a nice day.